हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 41 और 42 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनवो वर्सेस बैरन की फाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। बैरन डीमन किंग था और सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। बहुत ही मुश्किल से जिनवो उसे हरा पाया था और बैरन को हराने के बाद जिनवो को हॉली लाइफ ऑफ वाटर मिल गई थी, जिससे कि जिनवो की मॉम फिर से ठीक हो सकती है। एसल जिनवो से कहती है चलो हम चलते हैं हमारे क्लैन के पास। लेकिन जिनवो सोच रहा होता है कि अब मुझे अपनी मॉम के पास जाना होगा ताकि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर पाऊँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 की एंड हो गई थी। तो यहाँ से हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। जिनवो को डीमन किंग को मारने पर कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले उसे मिलता है एक हाई क्वालिटी र्यूड स्टोन। जिनवो उस स्टोन की डिटेल्स पढ़ता है तो असल में वो एक जाप रिलेटिव स्किल होता है जो कि शैडो एक्सचेंज का होता है, यानी कि जिनवो अपने शैडो के साथ अपने बॉडी को चेंज कर सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन एक बार बॉडी एक्सचेंज करने के बाद उसे 3 घंटे तक वेट करना होगा। जिनवो कहता है ये तो बेसिकली टेलीपोर्टेशन जैसा है। जिनवो अपने शैडो सोल्जर से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ ही जिनवो एसल से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस से अकेले जाना होगा, क्योंकि इस टाइम मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर एसल उससे कहती है तो फिर पार्टी का क्या होगा। जिनवो कहता है तुम्हारा क्लैन 80 फ्लोर पे है और मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे क्लैन के पास, सिर्फ एक पार्टी के लिए। साथ ही जिनवो एसल से कहता है अगर दोबारा कभी मौका मिले तो मैं वापस आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और फिर जिनवो अपने न्यू स्किल को शैडो एक्सचेंज जो कि एक्टिवेट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिनवो एक गली में टेलीपोर्ट होता है जो गली उसके घर के बहुत ही ज़्यादा पास थी। जिनवो अपने सामने एक विंडो में देखता है तो वहाँ पर टाइमर चलना शुरू हो गई थी। वो अब 3 घंटे के बाद ही फिर से इस स्किल को एक्टिवेट कर सकता है, जिसके बाद जिनवो अपने शैडो सोल्जर्स में से काइजल को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर उड़ते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन का बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर मिस्टर वू जिन जापान के द्वारा दिए गए डिटेल्स को अच्छे तरीके से चेक कर रहे होते हैं। वो सारे डिटेल्स देखकर मिस्टर वू जिन कहते हैं यहाँ पर वो सारी वीडियोस है जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई है। चेयरमैन गो गनी कहते हैं इसका मतलब जापान वाले बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। तीनों बार जब साउथ कोरिया वालों ने वहां पर रेड करने की कोशिश की थी तो जेजू आइलैंड के सारे चींटियां बाहर निकल आई थी अपने टनल को छोड़कर, और उस टनल में सिर्फ चींटियों की रानी बची थी और उस चींटियों की रानी के लिए उसका एक सैनिक भी था। मतलब कि उस टनल में सिर्फ 2 ही चींटियां बची हुई थी। मिस्टर वू जिन कहते हैं तीनों बार जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे तो तीनों बार उन चींटियों की शेप चेंज थी। इसका मतलब तो वो चींटियां इवॉल्व हो रही है, लेकिन हर बार उनका लाइफ टाइम सिर्फ एक ही टाइम का रहता है, वो है 1 साल का। और वो चींटियां 1 साल के बाद खुद ब खुद मर जाती है। वो चींटियां 1 साल से ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। चेयरमैन गो गनी मिस्टर वू जिन से पूछते हैं कितने टाइम में वो चींटियां टनल के अंदर आ जाएंगे जब हम वो क्वीन को मार रहे होंगे। जिस पर मिस्टर वू जिन कहते हैं जापान वालों ने कहा है कि वो चींटियां एक दूसरे से सिग्नल के द्वारा बात करते हैं। मतलब कि कोई चींटी कहीं पर भी है और उन्हें सिग्नल मिल जाए तो वो फौरन वहां पर पहुंच जाती है। जिस पर चेयरमैन गो गनी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम जब उस क्वीन को मार रहे होंगे तो वो चींटियों की क्वीन तुरंत ही सिग्नल देकर अपने चींटियों को अंदर बुला लेगी, जिससे कि हमारा हारने का चांस बढ़ जाएगा। जिस पर मिस्टर वू जिन कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जापान वालों ने पहले ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग सिग्नल जैमिंग टेक्निक को यूज करेंगे, क्योंकि चींटियां सिग्नल के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। इसलिए जापान के लोग ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उन चींटियों का कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी। मतलब कि उन चींटियों को एक दूसरे का सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनकी क्वीन को कोई मार रहा है। ये सुनकर चेयरमैन गोगन ही कहते हैं इसका मतलब हमें सिर्फ उस क्वीन के गार्ड का ही सामना करना पड़ेगा। उसी टाइम मिस्टर चेयरमैन को कुछ बहुत ही अजीब से महसूस होता है। वो होता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी। मिस्टर वू जिन चेयरमैन गोगन ही से पूछते हैं क्या हुआ। चेयरमैन गो गनी कहते हैं क्या तुम्हें कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई है। चेयरमैन कहते हैं मुझे अभी अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई है, लेकिन वो एनर्जी हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। साथ ही वो मिस्टर वू जिन से पूछते हैं क्या तुम्हें अभी तक मिस्टर संग जिनवो मिले या नहीं। जिस पर मिस्टर वू जिन कहते हैं नहीं, अभी तक हम लोगों ने उससे बात नहीं की है, लेकिन हम लोग अभी तक मिस्टर संग जिनवो को ढूंढ ही रहे हैं।
अगले सीन में यून हो मिन बियांगू के साथ बैठे होते हैं। मिन बियांगू भी एक एस रैंक का हंटर होता है जो कि अब रिटायर हो चुका है। यून हो उससे कहते हैं क्या तुमने अभी अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस किया? जिस पर मिन बियांगू कहते हैं हाँ ये एनर्जी मुझे भी महसूस हुई, भले ही मैं रिटायर हो चुका हूँ पर मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ और मुझे भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई है। मिन बियांगू कहते हैं हो सकता है कि चोई जोंग और चाइन आपस में फाइट कर रहे होंगे। तुम्हें पहले से पता है कि वो दोनों अपना ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। यूनहू और बियांगू वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं। बियांगू यूनहू से कहता है थोड़ा सा चेयर्स भी कर लिया करो, हमेशा इस तरह करते रहोगे तो बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे। बियांगू यूनहू से कहता है क्या तुम्हें एक फनी जोक सुनना है? जिस पर यूनहू कहते हैं नहीं मुझे कोई भी जोक नहीं सुनना है। यूनहू बियांगू की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये एक एस रैंक का हंटर है और ये इतना ज्यादा यंग होने के बाद भी रिटायर हो गया है। ना ये सिर्फ अभी जवान है और ना ही ये कहीं से जख्मी है, मतलब कि इसके हाथ पैर भी बिल्कुल सही सलामत हैं, फिर भी इसने रिटायरमेंट ले ली। पता नहीं इसने क्या सोचा और अपने आप को रिटायर कर लिया। हालांकि एस रैंक के हंटर्स बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये पैदाशी तौर पर बहुत ही ज्यादा अमीर है। बियांगू यूनहू से कहता है क्या तुम सच में जेजू आइलैंड के रेड पे जाना चाहते हो? जिस पर यूनहू कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं जेजू आइलैंड के रेड पे जाना चाहता हूँ। बियांगू उससे कहता है तुम्हें लास्ट टाइम के रेड पे याद है हॉन सुक कैसे मारा गया था, वो भी उन चींटियों के हाथों, क्या तुम भी वापस वहीं पर जाना चाहते हो? जिस पर यूनहू कहता है इसीलिए तो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। अगर हमने चींटियों को इसी तरह छोड़ दिया तो वो चींटियों के पर निकल रहे हैं और वो खुद ब खुद कोरिया पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हमारे कंट्री का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि वो चींटियां इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए जिससे कि हम भी फाइट ना कर पाए और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए मैं जेजू आइलैंड पे जाऊंगा। बियांगू उससे कहता है तुम अपने देश से इतना प्यार कब से करने लगे? जिस पर यूनहू कहता है मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा हूँ, वैसे भी ये मुझे करना है तो करना है। बियांगू उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्वेंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यूनहू कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं बल्कि मैं तुम्हें आखिरी बार यहाँ पर देखने आया हूँ, क्योंकि जेजू आइलैंड पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। बियांगू यूनहू से कहता है मैंने अपने टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे बहुत ही जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूँ। क्या तुमने यूजी आर्किटेक्चर के बारे में सुना है? वो लोग भी अपना एक गिल्ड बनाने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊं। जब से मैंने अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है ना सिर्फ यूजिन आर्किटेक्चर और भी बहुत सारे गिल्ड वालों ने मुझसे बात की है, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे ऐसे जगहों पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहाँ पर ब्लड सैड हो, इसीलिए मैं टीचिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं एक टीचर बन जाऊंगा और मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूंगा बच्चों को। यूनहू उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हें हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है? जिस पर बियांगू उससे कहता है मुझे हमेशा से हिस्ट्रिकल ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि सिर्फ वार्ड्स को हमेशा किताबों के अंदर ही रहना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे बातें करते हैं। अगले सीन में जिन वो अपने मोम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो खिड़की से अंदर जाता है। जिन वो अपनी मोम की तरफ देखता है और कहता है अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर से सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता है कि मेरी मोम होली लाइफ ऑफ वाटर को पूरी तरीके से पी पाएगी या नहीं, लेकिन अगर वो इस वाटर को पी लेती है तो वो ठीक हो सकती है। और साथ ही जिनवो कहता है मैंने अपने सिस्टम की वजह से ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें मैं लोगों को स्टोरी बनाकर बताऊं तो उन्हें कभी भी यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी रियल में हो सकती है, लेकिन ये सिस्टम की पावर है। जिनवो कहता है इस सिस्टम की वजह से मेरे जैसा एक ई रैंक का हंटर जिसे दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था वो भी एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। मुझे इस सिस्टम पर एक बार और भरोसा करना ही होगा। साथ ही वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है जिसमें होली लाइफ ऑफ वाटर होती है, अपने मोम के होंठों पर लगा देता है और सारे वाटर को अपनी मोम को पिला देता है। उसी टाइम जिन वो अपने मोम के गर्दन पर देखता है तो वहाँ पर एक जलने का निशान होता है। उस निशान को देखकर जिनवो को अपना बचपन याद आ जाता है। जिनवो कहता है जब मैं छोटा था तब मैं अपनी मोम के बालों को धोना चाहता था, लेकिन जिनवो ने गर्म पानी के साथ अपने मोम का गर्दन जला दिया था। उसके मोम के गर्दन जलने के बावजूद वो जिनवो से कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? जिनवो वहीं पर खड़ा होकर रो रहा होता है। जिनवो कहता है उस टाइम गलती मेरी थी, लेकिन मेरी मोम ने मुझसे पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं, जबकि उनके गर्दन
गर्दन में जलन हो रही होगी। जिन्हो अभी भी अपने मोम की तरफ देख रहा होता है और कहता है मेरी मोम का कलर तो नॉर्मल होते जा रहा है, लेकिन अभी तक ये जाग क्यों नहीं रही है। जिन्हो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मोम प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन काफ़ी देर तक उसकी मोम आंखें नहीं खोलती है। जिन्हो उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। जिन्हो अभी वहीं पर अपना सर लटकाकर बैठा होता है कि थोड़ी देर के बाद तभी उसकी मोम उठकर बैठ जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे बेटे जिन्हो हो। जिन्हो अपनी मोम की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मोम पूछती है मैं कितने दिनों तक सो रही थी, जिस पर जिन्हो अपनी मोम को बताता है आप 4 सालों तक सो रही थी। उसकी मॉम कहती है सिर्फ 4 साल और तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो। और तुम्हारी बहन जिन्हा कैसी है, क्या वो ठीक है। जिन्हो के हाथ काँप रहे होते हैं। जिन्हो की मॉम हंसते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना फ़र्ज पूरा किया, तुमने अपनी बहन का ख्याल रखा। मॉम जिन्हो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है मेरे बेटे ये 4 साल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का टाइम रहा होगा। मैं बीमार हो गई थी और तुम्हें अपने बहन का ख्याल रखना पड़ा, वो भी अकेले, तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। जिन्हो ये सुनकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसी टाइम एक डॉक्टर मेन ऑफिस में जाता है और बड़े डॉक्टर से कहता है हमारे पास एक इंटरनल स्लंबर पेशेंट था जो कि अब जाग गया है। डॉक्टर ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी इंटरनल स्लंबर का पेशेंट जागा हो। डॉक्टर बड़े डॉक्टर से कहता है उस पेशेंट का गार्डियन ये चाहता है कि हम उस पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर दें, वो उसे घर ले जाना चाहता है, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। जिस पर बड़े डॉक्टर उससे कहते हैं लेकिन 4 साल तक वो पेशेंट सो रहा था, वो अभी अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, उसे अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। जिस पर वो पहले वाला डॉक्टर कहता है लेकिन वो पेशेंट बिल्कुल ही ठीक है और पूरा फिट फाट भी है, वो तो चल फिर भी रहा है, उसे देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो 4 साल तक सोया था। ये सुनकर बड़े डॉक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो पेशेंट पूरे 4 साल तक सो रहा था लेकिन उसकी बॉडी अभी भी फिट फाट है, ये आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी हो हम उस पेशेंट को अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, हमें पहले और भी बड़े डॉक्टरों से बात करनी होगी। इस पर पहले वाला डॉक्टर कहता है मैंने उस गार्डियन को पहले ही बता दिया था लेकिन वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो डॉक्टर आगे बढ़ता है और बड़े डॉक्टर से कहता है क्या आपने सुना था कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया का 10वें हंटर को अनाउंस किया गया था और वो 10वां हंटर यही है और उस हंटर का नाम संग जिन्हो है और संग जिन्हो की मोम वही है जो कि अब जाग गई है। डॉक्टर एस रैंक का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अच्छा वो पेशेंट अब बिल्कुल ही फिट फाट है तो उसे तुरंत ही डिस्चार्ज कर दो, अब उसे यहाँ पर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन्हो जिन्हा को भी वहाँ पर लेकर आ जाता है और अपनी मोम से मिलवाता है। मोम जिन्हा की तरफ देखती है और कहती है तुम तो काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। जिन्हा अपनी मोम को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और भागते हुए जाकर अपनी मोम से लिपट जाती है। जिन्हो अपनी मोम की तरफ देखता है और कहता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, मैंने जितना भी काम किया है मुझे लगता है कि उसके बदले मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल गया है। फिर जिन्हो बाहर जाकर बेंच में बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज़ देखने लगता है। जिन्हो कहता है जब मैं डीमन कासिल के अंदर गया था तब मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर तो बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं और साथ में एक न्यूज़ भी होती है जिसमें कि लोगों ने काइजल का फोटो ले रखी है, जिसे देखकर जिन्हो कहता है ये लोग तो किसी भी चीज़ को न्यूज़ बना देते हैं, इन लोगों को लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। उसी टाइम जिन्हो को फिर से एक कॉल आती है। जिन्हो कॉल अटेंड कर लेता है। कॉल में मिस्टर गो गन ही जिन्हो से कहते हैं मैं चेयरमैन गो गन ही बोल रहा हूँ। ये सुनकर जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप मुझे कॉल कर रहे हैं। चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं तुमने अभी तक न्यूज़ में देख लिया होगा। जिन्हो को लगता है शायद काइजल की बात हो रही है। जिन्हो कहता है हाँ मैंने देख ली है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन जिन्हो की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा है। जिन्हो चेयरमैन से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं था, मुझे आप डिटेल्स में बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं अगर तुमने न्यूज़ नहीं देखी है तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें सारी बात बताता हूँ। जिस पर जिन्हो कहता है नहीं मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 की एंड हो जाती है। एपिसोड 42 को देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 42 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग से होती है। जिन्हो चेयरमैन गो गन ही से मिलने के लिए जाता है।
जिन्हो को चेयरमैन सारी बात बताते हैं। चेयरमैन गो गन ही जिन्हो से कहते हैं 4 दिन के बाद हम जेजू आइलैंड पे रेड के लिए जाने वाले हैं, क्या तुम हमारी रेड का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारे टीम में इस टाइम 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारे हेल्प की नीड है, क्या तुम हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? जिस पर जिन्हो कहता है जेजू आइलैंड पे सारे मॉन्स्टर एस रैंक के बराबर है और वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। वैसे तो मुझे इस डील को मना करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर जाकर लेवल अप हो सकता हूँ। लेकिन तुरंत ही जिन्हो को अपनी मॉम की याद आती है। जिन्हो चेयरमैन गोगनी से कहता है मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखना है, अभी अभी वो नींद से जागी है। उसी टाइम जिन्हो को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है। चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जिन्हो कहता है हमारे कुछ दूर में 2 एस रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे हैं। जिस पर चेयरमैन गोगन ही कहते हैं तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ही ज्यादा शार्प है, यहाँ करीब में ही एस रैंक के हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सामने के एक जिम में सारे एस रैंक के हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद रेट होने वाली है। जिन्हो कहता है क्या वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं? चेयरमैन गोगन ही जिन्हो से कहते हैं हाँ वहाँ पर सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ तक कि रियोजी गोटो भी वहीं पर है। जिन्हो रियोजी गोटो का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो चेयरमैन गोगन ही से कहता है ये गोटो रियोजी जापान के ड्रॉस बोट से हैं। जिस पर चेयरमैन कहते हैं हाँ ये जापान का है और इनके बारे में सिर्फ हंटर्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुन रखा है। चेयरमैन गोगन ही जिन्हो से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जिम में जाना चाहोगे जहां पर एस रैंक के हंटर्स हैं? वहां पर जाकर तुम सारे हंटर्स को एक साथ देख सकते हो, फिर दोबारा कभी एस रैंक के हंटर्स एक साथ इतने सारे देखने को मिले या ना मिले। जिसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर फेम गिल्ड के मास्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों का आपस में काफी अच्छा मुकाबला हो रहा होता है। फेम गिल्ड का गिल्ड लीडर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से कहते हैं तुम तो अभी जवान हो, लेकिन तुम अपने बॉडी को संभाल क्यों नहीं पा रहे हो? अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर आगे से हंसते हैं और फिर से वो दोनों फाइट करने लगते हैं। चेयरमैन गोगन ही और जिन्हो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। चेयरमैन जिन्हो से कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, तुमने आज तक इतने सारे एस रैंक के हंटर्स को एक जगह पे नहीं देखा होगा। जिन्हो व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर की तरफ देखता है और कहता है फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर तो उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर चोई जोंग भी आते हैं और कहते हैं लेकिन अगर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर अपने फुल पावर को यूज करे तो फेम गिल्ड के गिल्ड मास्टर उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। चोई जोंग आगे बढ़ते हैं और जिन्हो से कहते हैं वो बंदा जिसने मार्शल आर्ट वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है उसका नाम मा दुंग है और वो फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। जिन्हो चोई जोंग से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर अपने फुल पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मा दोंग के खिलाफ तो उसको अपनी फुल पावर का यूज करना चाहिए। जिस पर चोई जोंग कहता है यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की नजरें व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर पर गड़ी हुई है। सारे हंटर्स उसके फुल पावर को देखना चाहते हैं। तुमने तो ये बात पहले से ही सुन रखी होगी कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर अपने आप को एक बीस्ट में बदल सकता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ये नहीं चाहता है कि उसके फुल पावर को यहाँ पर लोग देखें। वहीं पर नीचे एस रैंक के हंटर्स जो कि जापान से आए हुए हैं वो पूरे 10 हंटर्स होते हैं। चोई जोंग उनकी तरफ देखता है और कहता है ये लोग कौन है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहीं पर हमें इन सारे 10 एस रैंक के हंटर्स का नाम और फोटो दिखाया जाता है। इनका नाम जो कि जैपनीज में है इसलिए इनका नाम याद करना मुश्किल है और ना ही इनका नाम इतना ज़्यादा यूज होगा फ्यूचर में, इसलिए मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा। जिन्हो गोटो रियोजी की तरफ देखता है और कहता है क्या वही गोटो रियोजी है जो कि जापान का सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर है। जापान की एक हंटर जो कि एक हीलर है वो जिन्हो की तरफ देखती है और हानिकावा से कहती है कि वो लड़का कौन है। जिस पर हानिकावा उससे कहती है उसका नाम संग जिन्हो है और वो अभी अभी एस रैंक का हंटर बना है। गोटो रियोजी की नज़र जिन्हो पर पड़ती है। गोटो रियोजी सोचता है ये तो एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन इसकी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, ये अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गोटो रियोजी हानिकावा से कहता है ये एक असैसिन टाइप का हंटर है। जिस पर हानिकावा उससे कहती है नहीं ये एक मैजिक टाइप का है। रियोजी उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक असैसिन टाइप का हंटर है। जिस पर हानिकावा कहती है ऑफिसर्स ने तो यही बताया है कि वो एक मैजिक टाइप है। वहीं पर रीफर गिल्ड के मास्टर बैठे होते हैं। वो जिन्हो को देखते हुए कहते हैं यही वो लड़का है संग जिन्हो जिसने मेरे ली मिन संग की सारी इज्जत का धजिया उड़ा दिया था। उसी के पास चैन भी खड़ी होती है। चैन संग जिन्हो की तरफ देखती है और कहती है इसी के आने की वजह से हवा में प्रेशर बढ़ गया है। धीरे धीरे सभी हंटर्स को जिन्हो के वहां पर होने का एहसास हो जाता है। वहीं पर एक हंटर भी होता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है। उसका नाम काई होता है।
वो चैन की तरफ देखता है। चैन ने अपने नाक को एक रुमाल से कवर कर लिए होती है। ये देखकर काई कहता है कोरिया में भी एक ऐसी हंटर है जिसे हंटर्स के स्मेल की वजह से प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन मेरी पावर इससे ज्यादा है। क्या मुझे डायरेक्टली इससे बात करनी चाहिए? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ? यूनू और मादुंग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। हानिकावा योजी से कहती है कोरिया के ये टॉप हंटर्स हैं, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमने इनके स्किल्स को देख लिए हैं। वैसे भी आप क्लासिफिकेशन से बाहर निकल गए हैं, आप बहुत ही जल्दी नेशन लेवल का हंटर बनने वाले हैं। रियोजी उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कोरिया में भी काफी अच्छे हंटर्स हैं, ये लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। हानिकावा और रियोजी गोटो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोरिया के टॉप 5 गिल्ड के गिल्ड मास्टर्स आते हैं और उनसे कहते हैं जरा ट्रांसलेट करके बताओ कि ये क्या कह रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे कोरिया के हंटर्स अच्छे नहीं हैं? और तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर किसी को जापानीज नहीं आती है? मुझे भी जापानीज आती है और मुझे पता है कि तुम लोगों ने अभी अभी क्या कहा है। उस गिल्ड मास्टर का नाम जॉनसू होता है, जो कि जिसाटा नाम गिल्ड का मास्टर होता है। उसके साथ उसका वाइज मास्टर भी होता है। हानिकावा उनसे कहती है कि तुम लोग कौन हो? वाइज मास्टर उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना है? ये टॉप 5 गिल्ड में आते हैं। हानिकावा उनसे कहती है लेकिन मैंने तो पहली बार इनका नाम सुना है। वाइज मास्टर हानिकावा से कहता है क्योंकि मेरे मास्टर एस रैंक के हंटर नहीं हैं, ये सिर्फ एक ए रैंक के हंटर है, इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। हालांकि मेरे मास्टर सिर्फ एक ए रैंक के हंटर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं हमारे गिल्ड में, और हम भी टॉप 5 गिल्ड में आते हैं। हानिकावा उनसे कहती है तुम तो एक ए रैंक के हंटर हो, क्या तुम भी जेजू आइलैंड के रेड में हिस्सा ले रहे हो? लेकिन मैंने तो सुना था सिर्फ एस रैंक के हंटर्स वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। वाइस मास्टर हानिकावा से कहती है हमारे मास्टर भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, इनका वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, ये डिफेंस को संभालेंगे। जिस पर हानिकावा उनसे कहती है चलो शुक्र है तुम लोग सिर्फ डिफेंस को संभालने वाले हो, कोई इम्पोर्टेंट रोल तुम लोग को मिलने वाला नहीं है। रियोजी हानिकावा से कहता है अगर तुम इससे बुरे तरीके से बात कर रही हो तो यहीं पर रुक जाओ। जोंगसू हानिकावा से कहता है तुम तो सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो जो कि अपने मास्टर के पीछे पीछे घूमती रहती है, तुम्हें क्या पता कि हंटर्स क्या होते हैं? हानिकावा उनसे कहती है क्या तुम कंफर्म करना चाहते हो, क्यों ना हम एक बैटल करें? मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं जापान की एक ए रैंक की हंटर हूँ। हानिकावा तुरंत ही अपना कोट उतार देती है और उससे कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम एक ट्रांसलेटर से हारने वाले हो, तो फिर आ जाओ मुझसे मुकाबला करो। जोंगसू हानिकावा से कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो, तुम हम कोरियन हंटर्स को बहुत ही कम आंक रही हो। लेकिन हानिकावा फिर से उससे कहती है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें फाइट करने से डर लग रही है? जोंगसू उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्हो भी उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कोरिया और जापान के 2 ए रैंक के हंटर्स लड़ने वाले हैं। जिस पर चोइजोंग कहता है इस फाइट को देखने में काफी मजा आएगा। जोंगसू हानिकावा से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ कि हम लोग कैसे फाइट करेंगे। जोंगसू हानिकावा से कहता है रूल्स बहुत ही ज्यादा आसान है, जो भी दूसरे के कलाई को पकड़ लेगा वो तुरंत ही जीत जाएगा और दूसरे वाला हार जाएगा। हानिकावा कहती है मैं डायरेक्टली इसको पंच नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर इसने मेरे रीच को पकड़ लिया तो मैं तुरंत ही हार जाऊंगी। इसने तो बहुत ही कमाल के रूल्स लगाए हैं। लेकिन साथ ही जोंगसू अपने जेबों पे हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। हानिकावा उसे देखते हुए कहती है क्या ये तुम्हारा रेडी पोजीशन है, क्या तुम इसी तरह मुझसे फाइट करोगे? जिस पर जोंगसू उससे कहता है मुझे तुम्हारे खिलाफ अपने हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं तुम्हारे कलाई को ना पकड़ लूं। ये देखकर हानिकावा कहती है मुझे लगता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। फिर हानिकावा बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगसू अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उसे डॉज कर रहा होता है और अपने जेब से हाथ भी नहीं निकालता है। हानिकावा आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगती है। उसी टाइम वो अपना पाँव उठाता है और उसे किक मारने लगता है और हानिकावा से कहता है मैं तुम्हें किक नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। लेकिन हानिकावा जल्दी से पीछे हो जाती है और उससे कहती है मुझे नहीं पता है कि कोरिया में इस तरह का बिहेवियर को क्या कहते हैं, लेकिन अपने टांग उठाने की चक्कर में तुमने अपने पैंट फाड़ ली है। जोंगसू जैसे ही अपने पैंट की तरफ नीचे मुड़ता है वो देखता है कि उसकी पैंट फटी हुई है। वो अपने पैंट को देख ही रहा होता है। उसी टाइम हानिकावा आगे बढ़ती है और कहती है अभी मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इसे जीत सकती हूँ, और वो उसे पंच मारने लगती है। तभी जोंगसू अपने जेब से अपना हाथ निकालता है और उसके कलाई को पकड़ लेता है। जोंगसू कहता है मिस ट्रांसलेटर
तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। हानिकावा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। जोंग सू उससे कहता है, तुमने कोरिया के हंटर्स को कम आंकने की कोशिश की। हम कोरिया के हंटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और हानिकावा उससे हार जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 42 की एंड हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कोरिया के हंटर्स वर्सेस जापान के हंटर्स। और अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है कि जिन्हों भी यहाँ पर फाइट करे। और अगर ऐसा हुआ तब तो एपिसोड में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर से हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था। आप लोगों ने इस चैनल पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया और मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद है आगे भी आप लोग ऐसा सपोर्ट करते ही रहोगे। मेरे मुंह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है और मेरा मुंह पूरा थक गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।